हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वसुंधरा आरोग्यम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, जो कि है सेल, और क्यों है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, व्हाट आर द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, है ना। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना। एंड दीज टू टॉपिक्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, समझ नहीं आते हैं, तो इस पे भी आज हम बहुत ढंग से बात करेंगे ताकि बहुत टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। सो द फर्स्ट कम्स फर्स्ट, so let's see what is plasma membrane, है ना। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. इसको हम समझ सकते हैं अपने घर की दीवारों से, राइट। हमारे घर में 4 दीवारें होती हैं। लेट्स सपोज हम उन 4 दीवारों को अगर हटा दें, है ना, तो जो बाहर इंसान रोड पे चल रहा होगा और जो हम घर में रह रहे होंगे, उसमें कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, है ना। कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर घर है और ये बाहर का इन्वायरमेंट लाइक रोड है और सब है, ट्रैफिक है ना। तो इसीलिए हमें वॉल्स बहुत जरूरी होती हैं घर में, ताकि ये बाहर के इन्वायरमेंट को, राइट, जैसे रोड है और ट्रैफिक है, उसको हमारे अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट हाउस को सेपरेट कर सके, इसलिए हम वॉल्स लगाते हैं। ऐसे ही सेल्स को भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेशन की जरूरत होती है। इसके लिए उसके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ताकि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेशन हो सके। इट अलाउस द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। अब ये कैसे होता है, इसको हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड से। बिल्डिंग्स के नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे सबने देखे होंगे। क्या बिल्डिंग में कोई भी अंदर घुस सकता है? नो, है ना। वही लोग जो वहां पे रिसाइड करते होंगे या फिर उनका कुछ काम होगा, वही अंदर जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता है ना। इन द सिमिलर वे हमारी सेल के अंदर भी हर कोई नहीं जा सकता है और ना हर कोई बाहर आ सकता है ना। अब ये कौन देखेगा कि कौन अंदर जा रहा है, कौन अंदर बाहर आ रहा है? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है कि भाई कुछ ही सब्सटेंस अंदर जाए और कुछ ही बाहर आए। इसी वजह से उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो अब थोड़ा सा भारी सा शब्द आ जाता है ये, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा भारी शब्द है, इसका मतलब समझते हैं, है ना। सेलेक्टिवली मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजों को, परमिएबल मींस इन एंड आउट का जो ये मोशन होता है उसको परमिट करती है, अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट मेम्ब्रेन, है ना। तो वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर और बाहर आने की परमिशन देती है ना, उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो ये बनी है लिपिड से एंड प्रोटीन से। किससे बनी है? लिपिड से एंड प्रोटीन से। और ये कैसी है? फ्लेक्सिबल है ना। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंगल्फ कर सकती है फूड को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। अब फ्लेक्सिबल होती है, इसी वजह से वो क्या करेगी, बाहर के फूड को इंगल्फ कर सकती है, जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस वर्ड ना याद ना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, एंडो अंदर, है ना। अंदर आ रही है कोई चीज तो अंदर एंडोसाइटोसिस, है ना। तो जब सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ करती है फूड को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और याद आया, अमीबा में भी होता है ना। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया से फूड को इंगल्फ करता है। तो क्या होती है, वो भी तो सेल मेम्ब्रेन की ही एक एक्सटेंशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्यूडोपोडिया, राइट। तो इससे वो फूड इंगल्फ करने में भी हेल्प करता है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पॉइंट्स कवर हो गए कि सेपरेट करता है सेल को। वॉल मतलब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं, हम इसको वॉल कह सकते हैं, हम इसको एक तरीके का सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, है ना। ये दोनों चीजें कह सकते हैं। और एक तरीके का सेल्स माउथ कह सकते हैं, मीन्स इन अ वे, है ना, क्योंकि ये भी फूड को इंगल्फ करने में हेल्प कर रहा है ना। जैसे कि ये देखो,
यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक आरबीसी सेल है। मुझे कैसे पता चला ये आरबीसी है? क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रखा था, और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चीज अंदर आ पाएगी ना कोई भी चीज बाहर आ पाएगी, और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होगी, है ना, और ये फ्लेक्सिबल होगी, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं और अंदर भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें नहीं अंदर आ रही, ओनली सम सब्सटेंसेस आर कमिंग इन एंड सम सब्सटेंसेस आर कमिंग आउट, है ना, कुछ ही अंदर आ रहे हैं कुछ ही बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बट अभी क्वेश्चन उठता है कि मूवमेंट अंदर और बाहर का सेल में होता कैसे? क्या मतलब कोई बाहर से कोई भी चीज चलते फिरते अंदर आ जाएगी और चलते फिरते बाहर चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो दिस अकर्स बाय टू प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे हमारे दो टॉपिक्स आते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है और ये ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन देखते हैं। It is the movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low, and the movement of oxygen and carbon dioxide takes place with the help of diffusion process, है ना। मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, सब कुछ ऊपर से गया होगा, तो इसको थोड़ा नीचे से लाते हैं, मतलब दिमाग के अंदर से घुसाते हैं। देखो इसको हम बहुत इजी से समझते हैं डिफ्यूजन को, है ना। डिफ्यूजन को याद करने के लिए ना सबसे पहली चीज जो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, दैट इज हाई टू लो। हाई टू लो, हाई टू लो क्या? कंसेंट्रेशन, है ना। मीन्स हाई कंसेंट्रेशन से वो हमेशा कहा जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, है ना। अभी हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि जो भी CO2 होती है, ऑक्सीजन होता है, उसका क्या होता है मूवमेंट इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये सारी गैसियस एक्सचेंज होता है। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हेल्पफुल होता है। कैसे हो रहा है ना, इसको भी देखते हैं, समझते हैं इस बात को। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेल, है ना। इस सेल में अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और बाहर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। समझ में आई बात? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो चुका है और बाहर कम हो गया है। अब बताओ अंदर से चीज बाहर जाएगी या फिर बाहर से अंदर आएगी? अंदर से बाहर जाएगी, क्योंकि अंदर क्या है? हाई है, बाहर क्या है? लो है। तो CO2 will be released, CO2 will be released, right? ये सब पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब सेकेंड चीज क्या हो रही है सेल में साइड बाय साइड की, इस सेल में, है ना, इस सेल में अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, और बाहर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। अब कैसा मूवमेंट होगा? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, बिकॉज द मूवमेंट गोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, है ना। और इससे क्या होगा? ऑक्सीजन विल बी इनटेक्ड, है ना। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है ना। एंड व्हाई दिस इज मूवमेंट इज हैपनिंग? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है बाहर के एनवायरनमेंट में और अंदर के एनवायरनमेंट में, इसीलिए बाहर और अंदर क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो डिफ्यूजन को याद करने के लिए सिंपल चीज है, पहली चीज याद होनी चाहिए, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो सारे डिफ्यूजन से होते हैं। और एनसीईआरटी में आपको पूरे पैराग्राफ दे रखा है जिसमें यही चीज एक्सप्लेन करी गई है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन का इनटेक होगा, है ना। वही मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कंसेंट्रेशन डिफरेंस से ये चीज हो रही है। आई होप डिफ्यूजन क्लियर है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी भी हमने देखा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिफ्यूजन हेल्प कर रहा है ना। एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, है ना। मीन्स क्या है कि वही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आपका ये मूवमेंट हो रहा है। बट फॉर योर लेवल यू शुड रिमेंबर कि हाउ इज दिस गैसेस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस इन ड्यूरिंग डिफ्यूजन।
तो हमने देखा था कि जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है, एक डिफ्यूजन से और एक ऑस्मोसिस से, है ना। अब देखते हैं ये ऑस्मोसिस क्या है। वाटर ऑल्सो obeys the law of diffusion, है ना। जो वाटर है that is also have to follow the same law of diffusion, right? The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis, है ना। कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का भी ऐसे ही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट होता है, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं इन एंड आउट, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। इसका मतलब कि gaseous exchange is taking place through diffusion and water movement is taking place through ऑस्मोसिस, है ना। मतलब कोई भी चीज ऐसे चलते फिरते उड़ते भागते अंदर बाहर नहीं आ रही है ना, वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रही है ना। Osmosis can also be defined as the movement of water molecule from the region of low solute concentration to the region of high solute concentration. यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट होता है, ये क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। देखो, जहां पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, जहां पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे सल्यूट कंसेंट्रेशन, एक होता है वाटर कंसेंट्रेशन, एक होता है सल्यूट कंसेंट्रेशन ना। तो वहां पे सल्यूट कंसेंट्रेशन कम होगा, राइट। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया, है ना। बीकर में वी टुक वाटर कंसेंट्रेशन, लाइक ये वाटर है और ये सल्यूट है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वाटर कंसेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है, कम है ना। तो मतलब जब वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, और जब वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी तब सल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। हाउ, लेट मी टेल यू कि इसका हम एक और वे ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं कि वाटर कंसेंट्रेशन कम है और सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब एक बीकर है, उसमें यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और इसमें ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है ना। तो इसमें क्या है, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। तो जब वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली सल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें हम सबको बहुत ज्यादा टाइम तक डाउटफुल ही रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, इसकी कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ी, राइट। तो अब इसमें क्या डेफिनेशन में बोला है, आप थोड़ा समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। अब देखो, लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन। ढंग से और देखते हैं, जिसको ढंग से पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस में जैसे डिफ्यूजन में आपने ध्यान रखा था ना, टूवर्ड्स फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, वैसे ऑस्मोसिस में हमें क्या ध्यान रखना है, इट इज द मूवमेंट फ्रॉम हाई water concentration towards low water concentration, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है ऑस्मोसिस, है ना। और मैंने भी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे हाई वाटर कंसेंट्रेशन होगी वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, वहां पे लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होगी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, कभी कभार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, वाटर के टर्म्स पे नहीं बल्कि सॉल्यूट के टर्म्स में पूछा जाता है, राइट। सो इट विल बी टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब लाइक फॉर एन एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ये सेल है, इसमें क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब हमने देख लिया था कि जहां पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे ऑटोमेटिकली सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है, मतलब कम है। और बाहर क्या है, बाहर वाटर कंसेंट्रेशन कम है और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब हम कोई भी बेसिस ले, या तो ऐसे कह लो कि हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन, मींस हाई टू लो, बाहर जाएगा वाटर, है ना। ऑस्मोसिस क्या होगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स,
वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, है ना। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर मूव करेंगे। या फिर आप कह लो फ्रॉम लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन, इस बेसिस पे कह लो तो भी बात यही है, ठीक है। लेकिन मूव सोल्यूट पार्ट मॉलिक्यूल्स नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सेल है, अंदर वाटर कंसेंट्रेशन कम है, आपको पता है जब वाटर कंसेंट्रेशन कम होगी तो ऑब्वियसली सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और बाहर क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम है। तो हाई टू लो मीन्स यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो है, तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे हाई है और यहाँ पे कम है, तो लो टू हाई, तो लो टू हाई, तो ये लो टू हाई चला गया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ गए इस केस में, और अंदर से बाहर आ गए इस केस में, है ना। ये समझ में आ गई इतनी बात, ये कैसे ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। और वाटर एंड सोल्यूट के टर्म्स पे भी अब आपको समझ में आ गया कि कैसे मूवमेंट होगी, है ना। अब ऑस्मोटिक कंडीशंस एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। तो ऑस्मोटिक कंडीशंस कुछ नहीं है, यही होती है। और तीन ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं, दो तो ये हो गई और एक होती है जब बाहर और अंदर वाटर कंसेंट्रेशन या फिर सल्यूट कंसेंट्रेशन आपका हो इक्वल होती है ना। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन कंडीशंस को, सॉरी, तो ताकि हमें ढंग से समझ में आ जाए कि क्या है ये टॉपिक भी। तो ऑस्मोटिक कंडीशंस तीन होती हैं, है ना। तो इट विल बी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, है ना। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन्ड है, इसको यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको जब एनसीईआरटी से रीड करो तो इजीली समझ में आ जाए। हाइपरटोनिक, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल श्रिंक्स, क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी अभी हम देखेंगे। सेल स्वेल्स रिमेन सेम, है ना। हाइपर में याद रखना हमेशा सेल श्रिंक होगा, हाइपो में स्वेल होगा और आइसो में सेम रहेगा, ना श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा। अब ये होगा क्यों, मैंने कहा आप मान लो क्यों, इसके लिए भी रीजन देखते हैं। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक करेगा मतलब कि इफ यू हैव अ बीकर, आपके पास एक बीकर है, इसमें एक सेल है ना। अब यहाँ पे क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, कम है ना। इट मीन्स कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्यों कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि एक चीज देखना कि जब वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो आपके ग्लास पानी में मैं 4-5 चम्मच, है ना, चीनी मिला दूं या फिर नमक मिला दूं तो आप नहीं पी पाओगे, है ना। यू वोंट बी एबल टू ड्रिंक, बहुत कंसेंट्रेटेड हो जाएगा ना। अगर मैं एक गिलास पानी में आधी चम्मच नमक डालूंगी या फिर शुगर डालूंगी तो आप पी लोगे आराम से, है ना। आपको कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं फील होगी, आप आराम से पी लोगे, है ना। तो जब वाटर कंसेंट्रेशन कम और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तब हम कहते हैं कि ये क्या है, कंसेंट्रेटेड है, जब मैंने नमक ज्यादा डाल दिया। और ऐसे ही जब वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम, कि जब मैंने बहुत थोड़ी सी चीनी या बहुत थोड़ा सा नमक डाला तब वो क्या था, बहुत डाइल्यूट सा था। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। तो अभी मैंने क्या बताया कि आपके बीकर में जो वाटर की कंसेंट्रेशन है, मतलब जो बीकर में आपका एक सेल है और उसमें सोल्यूशन में डाल रखा है, जिस सोल्यूशन की वाटर कंसेंट्रेशन कम है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो सोल्यूशन कैसा है, कंसेंट्रेटेड है। और अंदर क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है। हमने पढ़ा द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, मींस हायर टू लोअर, अंदर से बाहर मूव करेंगे। और जब अंदर से बाहर मूव करेंगे तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सिमिलरली इन हाइपोटोनिक, लेट्स सपोज वी टेक अ बीकर, इसमें हमने सेल डाला, सेल ये एक सोल्यूशन में है, ये भी एक सोल्यूशन में था,
इस सोल्यूशन में क्या है, वाटर का जो है कंसेंट्रेशन वो क्या है, ज्यादा है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर कंसेंट्रेशन कम और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो ज्यादा से कम जाएगा तो वाटर अंदर से बाहर मूवमेंट ज्यादा होगी। देखो मूवमेंट दोनों तरफ होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ अंदर से बाहर भी जाएंगे, कुछ बाहर से अंदर भी जाएंगे, बट ऑन द बेसिस व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन वी आर हैंडलिंग विद, कि कैसे सोल्यूशन है, जैसे इस केस में कैसे सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि नेट मूवमेंट है ना, नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। इसमें नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, बाहर से अंदर की डायरेक्शन में, है ना। और इससे क्या होगा कि स्वेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में भी क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये बीकर, इसमें सोल्यूशन, इसमें सेल है ना। अब इसमें देखो वाटर कंसेंट्रेशन इनसाइड एंड वाटर कंसेंट्रेशन आउटसाइड is equal, solute concentration inside and solute concentration outside is equal। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड यूज किया होगा, टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब अंदर और बाहर ये कंडीशन सेम हो जाए, जितना कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर और अंदर है वो सेम है, जितनी कंसेंट्रेशन सॉल्यूट और अंदर बाहर है वो सेम है ना, उसको कहते हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस इक्वल। तो इसमें क्या होगा, नेट मूवमेंट इनसाइड भी होगा एंड आउटसाइड भी होगा, है ना, इनसाइड आउटसाइड दोनों होगा, बट नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। नेट मूवमेंट जीरो होगा, बट मूवमेंट क्या होगा, इनसाइड भी होगा आउटसाइड भी होगा। इसमें नेट मूवमेंट क्या होगा, इनसाइड, और इसमें नेट मूवमेंट क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है, तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया और ऑस्मोटिक कंडीशन समझ में आ गई। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है कि आइसोटोनिक मींस नेट मूवमेंट क्या है, कि जितना अंदर है, यहाँ पे इन्होंने क्या एरो से क्या एक्सप्लेन करे, एरो से भी एक्सप्लेन करे नेट मूवमेंट, है ना। मूवमेंट तो दोनों साइडेड है, लेकिन नेट मूवमेंट जितना अंदर उतना बाहर। हाइपो में अंदर ज्यादा है बाहर कम है। अंदर ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन कम है, ज्यादा से कम आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन कम है और यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा से क्या जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके आ गए 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। ऑस्मोसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि जितने आपके यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने आपके प्लांट सेल्स होते हैं मोस्टली, वो वाटर किससे गेन करते हैं, ऑस्मोसिस से गेन करते हैं। और जो आपकी प्लांट्स की रूट्स होते हैं वो भी ऑस्मोसिस से ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंस होती है ऑस्मोसिस की। सो आई होप आज आपको तीनों टॉपिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े वो आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।